फ़ोन की अनबॉक्सिंग में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, इसी वजह से जो 15 प्लस है ऑलरेडी अनबॉक्स्ड है, कुछ समय तक मैंने यूज़ भी किया है और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फ़ोन है 15 प्लस, इसमें क्या नया है और क्या अच्छा है। तो कई सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी है कि पिछले बार के मुकाबले इवन 15 प्रो में भले ही ज़्यादा फ़र्क ना हो 14 प्रो के मुकाबले, बट 15 प्लस जो ऐसा डिवाइस है जिसमें बहुत कुछ है। अगर आप बड़ी स्क्रीन चाहते हैं तो कॉम्पैक्ट नहीं है, ये बड़ी स्क्रीन है। सबसे पहले स्क्रीन की ही बात कर लेते हैं तो बेजल्स थोड़े से कम किए गए हैं, 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले है और एक चीज़ और अच्छी इस बार है कि इसका जो बैक पैनल है वो पिछले बार के प्रो जैसा लगता है। मैं रेफरेंस के लिए आपको प्रो भी पिछले साल का दिखा देता हूँ। ये 14 प्रो है मेरे पास, तो आप देखेंगे कि जो इसका फिनिश है वो इसी तरीके का लगता है। पिछली बार ऐसा था कि मैट फिनिश था, तो इस बार कई सारे नए कलर्स भी आए हैं जिसमें पिंक है, येलो है, तो मेरे पास येलो है। और सबसे बड़ा बदलाव जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि इसका कैमरा जो है प्रो लेवल का ही है, प्रो जैसा तो नहीं है बट प्रो लेवल का है, क्योंकि इसमें इस बार 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वही सेंसर है जो पिछले साल 14 प्रो में आपको देखने को मिलता था, लेकिन अल्ट्रा वाइड लेंस है बट टेलीफोटो लेंस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, उसकी कमी ज़रूर खलती है। एक चीज़ और है जो नई है वो है USB Type-C, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो प्रो की तरह फास्ट नहीं होगा क्योंकि 2.0 है, 3.0 नहीं है। हालांकि जैसे पिछली बार आप 14 प्लस चार्ज करते थे तो जितना फास्ट चार्जिंग मिलता था सेम वही है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। और एक और अच्छी बात जो ऐड हो गई है इस बार वो कि अब आपको डायनेमिक आइलैंड के लिए सिर्फ प्रो की तरफ नहीं जाना होगा, बल्कि अब 15 प्लस के साथ आपको डायनेमिक आइलैंड का फीचर दे दिया गया है, जो कि सारे प्रो मॉडल्स में पिछले साल दिया गया था। तो अब सारे मॉडल्स में इनफैक्ट 15 प्लस और जो भी प्रो है, प्रो मैक्स, सब में डायनेमिक आइलैंड दे दिया गया है, अच्छी बात है। हालांकि एक्शन बटन जो आपको 15 प्रो में मिलता है, प्रो मैक्स में मिलता है, वो आपको 15 प्लस में नहीं मिलेगा। नॉर्मल पिछली बार की तरह ही स्विच है जिससे आप साइलेंट कर सकते हैं फ़ोन को और रिंग पर रख सकते हैं, ये है। और बैटरी बैकअप का जहाँ तक सवाल है तो बैटरी बैकअप पिछली बार जितना था उतना ही कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि ऑब्वियस सी बात है नया फ़ोन है तो थोड़ी ज़्यादा बैकअप मिलेगी, बट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। हालांकि मैं रिव्यू जब इसका फुल रिव्यू कर लूँगा उसके बाद बताऊँगा। ये फुल रिव्यू नहीं है, ये फर्स्ट इंप्रेशन है, कुछ समय तक यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बता रहा हूँ। अब होल्ड करने में ये फ़ोन पिछले बार के प्लस से बेटर है, बिकॉज इसमें क्या है कि जो एजेस हैं वो थोड़ा सा राउंड है, तो बिना कवर के, हालांकि बिना कवर के लोग कम ही आईफोन यूज़ करते हैं, खासतौर पे काफ़ी महंगे होते हैं तो टूटने का भी डर होता है। बट ये फ़ोन ज़्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि ये एल्यूमिनियम फिनिश है और इसमें एल्यूमिनियम का ही फ्रेम यूज़ किया गया है, इस वजह से ये मुझे लगता है कि ज़्यादा ड्यूरेबल है। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट वगैरह भी देखी है मैंने इसकी, तो इसमें ये फ्लॉप नहीं है बल्कि ड्यूरेबल काफ़ी फ़ोन है। और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं ओवरऑल, तो इसका जो प्रोसेसर है वो पुराना है ये कह सकते हैं, लेकिन ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका जो प्रोसेसर इतना फास्ट है कि 3-4 साल तक दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले ये फास्ट होगा, क्योंकि इसमें A16 बायोनिक चिपसेट दिया गया है। ये वही प्रोसेसर है जो पिछली बार के 14 प्रो में दिया गया था और ये प्रोसेसर हेक्सा कोर प्रोसेसर है, काफ़ी फास्ट है और आप गेमिंग कर सकते हैं। चूंकि स्क्रीन बड़ी है तो गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है 3-4 साल तक आराम से बिना किसी लैग या हैंग के आराम से चल सकता है। फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस, मैंने ज़्यादा फोटोज़ तो क्लिक नहीं करी बट कुछ फोटोज़ क्लिक करी, तो मुझे पिछले बार के प्रो से डिफरेंस तो लगता है, बट ये नहीं कह सकते कि प्रो लेवल की फोटोग्राफी होती है। बट चूंकि 48 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें ऐड कर दिया गया है तो फोटोग्राफी काफ़ी बेहतरीन है। और एक अच्छा फीचर और दे दिया गया है इसमें कि अगर आप नॉर्मल फोटोज़ क्लिक करते हैं उसके बाद पोर्ट्रेट ऑप्शन का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, जिसे टैप करके आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं, यानी बैकग्राउंड वगैरह ब्लर हो जाएंगे उसमें। लेकिन वो हर फोटोज़ के लिए नहीं है, कुछ ऐसी फोटोज़ आप क्लिक करते हैं जिसमें ऑप्शन हो सकता है या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तभी आपको वहाँ पे पोर्ट्रेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अब कमियाँ क्या क्या हैं, मैंने खूबियाँ बता दी, कमियाँ क्या क्या हैं। कमी ये है जो मैंने पहले बताया कि इसमें जो USB Type-C तो है लेकिन 3.0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा फास्ट डेटा ट्रांसफ़र की उम्मीद आप इससे नहीं कर सकते हैं, पिछली बार की तरह ही डेटा ट्रांसफ़र और चार्जिंग होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो डिस्प्ले है इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है। 60 हर्ट्ज डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट है जो पहले भी था, इस बार भी है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बताऊं यूज़ करने पे
स्लो नहीं फील होता है, स्लो ज़रा सा भी महसूस नहीं होता है, लगता है कि नॉर्मल फ़ोन है, फास्ट है। लेकिन अगर आप प्रो मॉडल्स यूज़ कर चुके हैं, हाई रिफ्रेश रेट यूज़ कर चुके हैं, तो ये आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है। ऐसे फ़ोन स्लो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी बढ़िया है और प्रोसेसर इसमें अच्छा वाला है। अब एक और कमी मैंने ये नोटिस करी कि फ़ोन कुछ समय तक लगातार मैंने यूज़ किया, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये ठीक हो जाए, बट थोड़ा सा ओवर हीटिंग की इशू मुझे आई। लेकिन उसके अलावा यूज़ करने में ओवरऑल जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो भी अच्छी लगी, क्योंकि 2000 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, यानी आप आउटडोर में भी जा करके आप इसे यूज़ कर लें तो भी कोई खास परेशानी नहीं होगी। इस डिस्प्ले के सारे कंटेंट आप आसानी से देख सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो कि प्रो मॉडल्स में मिलता है, इस बार उम्मीद थी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार जैसे कंपनी ने डायनेमिक आइलैंड सारे अक्रॉस द लाइनअप दे दिया है, मुझे लग रहा था कि इस बार भी कंपनी वो फीचर देगी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सारे फ़ोन में, लेकिन नहीं है। प्लस और नॉर्मल आईफोन 15 में आपको वो नहीं मिलेगा, प्रो मैक्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अभी पिछले साल से 14 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ नहीं की, क्योंकि मुझे इनकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में थोड़ी दिक्कत ये लगती है कि ये सिर्फ टाइम नहीं बताते, जबकि पूरा का पूरा वॉलपेपर दिखता है और पूरा ब्लैक नहीं होता है स्क्रीन, तो आपको बैटरी की कंजम्पशन भी थोड़ी ज़्यादा होती है। ओवरऑल बात कर लें अभी तक के यूज़ पे, तो मुझे ये फ़ोन ना ज़्यादा बेटर लगता है प्रो मॉडल्स के मुकाबले, अगर आप पहले बड़े स्क्रीन का फ़ोन यूज़ कर चुके हैं तो, क्योंकि स्क्रीन बड़ी है, प्राइस भी प्रो से कम है, बैटरी बैकअप भी अच्छी मिल जाएगी। हालांकि ये अभी मैंने टेस्ट नहीं किया अभी, चूंकि बैटरी बैकअप प्लस की हमेशा से बेटर होती है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बैटरी बैकअप अच्छी मिलेगी। प्लस बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ड्यूरेबल फ़ोन लगता है देखने में, एल्यूमिनियम फिनिश है, और बॉडी पिछले बार का प्रो था उसी तरीके का देखने में लगता है इसका बॉडी। ओवरऑल फास्ट है फ़ोन, गेमिंग वगैरह थोड़ी बहुत करी मैंने, वो भी ठीक लगता है। तो ये एक मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा पैकेज आपके लिए साबित हो सकता है, अगर आप बड़ी स्क्रीन का कोई फ़ोन लेना चाह रहे हैं। और इसके कई सारे वेरिएंट्स भी हैं, मार्केट में अवेलेबल भी है, और मैंने सब कुछ बता दिया आपको, खूबियाँ भी बता दी, कमियाँ भी बता दी। अब आप तय कर सकते हैं कि आपको ये फ़ोन लेना है या नहीं लेना है। बाकी मैं फुल रिव्यू आपको जल्द ही लेकर के आऊँगा आपके लिए। वो वेबसाइट हमारी आजतक.in की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, और सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सारे चैनल्स पर आप उसे देख सकेंगे। थैंक यू।